नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों 2 बज चुके हैं। 2 बजे हमारा सेशन रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का। और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं हम 1000 MCQs की फॉर्म में। और यहाँ पर 38 क्लासेस टोटल हो चुकी हैं और 39th सेशन है आज इसका। 40 टोटल इसके अंदर क्लासेस होंगी। लास्ट क्लास कल इसकी होगी और ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी जानकारी सब लोग जानते हैं कि यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस दोनों ही एग्जाम्स की एक साथ तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए स्टडी IQ PCS ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर चुका है। और इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, सभी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा यू प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। साथ ही में यूपीएससी और साथ ही में सिर्फ यूपीपीसीएस की एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए भी ऑलरेडी कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर डिस्काउंटेड प्राइस पर चाहिए तो कोड याद रखेंगे। उसी तरह से पार्थ टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है स्टडी IQ PCS द्वारा। आप जानते हैं 14 मई को यूपीपीसीएस का एग्जाम होना है और 25 टेस्ट की टेस्ट सीरीज इसके लिए लॉन्च कर दी जा चुकी है, जिसके अंदर आपको NCERT बेस्ड टेस्ट मिलेंगे, PYQs बेस्ड मिलेंगे, यूपी स्पेशल जीके वाले टेस्ट मिलेंगे और साथ ही में आपको करंट अफेयर के बोनस टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो अगर डिस्काउंटेड प्राइस पर चाहिए तो कोड याद रखेंगे। और उसी तरह से जिस तरह से यूपीएससी की यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज थी, बीपीएससी और बीपीएससी प्लस यूपीएससी के भी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज आपको सब कुछ मिलेगी मेगा कोर्स में अगर कोड लगाएंगे तो। साथ ही में किसी भी स्टेट की तैयारी कर सकते हैं, प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स ले सकते हैं इनमें से किसी भी स्टेट के लिए। और अगर सिर्फ 799 में चाहिए तो कोड याद रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। सभी दोस्त सेशन से जुड़ेंगे। सभी दोस्तों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी क्लास ये सीरीज जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, चलिए। हु सेड दैट गॉड, इफ गॉड टॉलरेट्स अनटचेबिलिटी, आई विल नेवर एक्सेप्ट हिम एज गॉड। किसने ये बात कही थी? अगर भगवान अस्पर्शता यानी कि अनटचेबिलिटी करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं भगवान में विश्वास नहीं रखूंगा। तो ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी जब वो एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जो कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए आयोजित की गई थी। अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके अंदर बाल गंगाधर तिलक ने इस बात को कहा था। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही तरीके से मैच नहीं है? तो पहला कहता है आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी किसकी? प्रार्थना समाज की। बिल्कुल सही है। कब की थी? 1867 में। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बिल्कुल की थी। कब की थी? 1875 में। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहां पर? बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। अगला कहता है राजा राममोहन रॉय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राममोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में राजा राममोहन रॉय ने, हम अच्छे से जानते हैं। राजा राममोहन रॉय के काम को आगे बढ़ाते हैं। जब राजा राममोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है, इस समाज से, ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। फिर 1866 के अंदर केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं और फिर डिवीजन हो जाता है ब्रह्म समाज के अंदर। ब्रह्म समाज के अंदर डिवीजन हो जाता है और एक बनता है आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और एक बनता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की लीडरशिप होती है केशव चंद्र सेन के पास और आदि ब्रह्म समाज की लीडरशिप होती है देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। तो आदि ब्रह्म समाज क्या राजा राममोहन रॉय ने स्टैब्लिश किया था? जी नहीं, ये स्टैब्लिश किया था किन्होंने? ये स्टैब्लिश किया था, आदि ब्रह्म समाज स्टैब्लिश किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन है देवेंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब? 1897 के अंदर। और बेलूर में, कोलकाता के बेलूर में बेलूर मठ आपको मिल जाएगा, जहां से रामकृष्ण मिशन की शुरुआत होती है। कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है? यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो दोस्तों 1820 से 1830 का समय था कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर। और जो हिंदू यूनिवर्सिटी थी, हिंदू कॉलेज था, हिंदू कॉलेज था, हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता, जिसकी स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना राजा राममोहन रॉय और डेविड हरे ने की थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राममोहन रॉय और डेविड हरे ने की थी। इस कॉलेज के अंदर, इस हिंदू कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो। और इन्होंने, इनके जो विचार थे बहुत ज़्यादा लिबरल थे, रेडिकली लिबरल थे। और उस समय जो स्टूडेंट थे, कई सारे स्टूडेंट विवियन डेरोजियो के विचारों को फॉलो करते थे। और विवियन डेरोजियो के जो विचार थे, कई सारे उस समय जो कंजर्वेटिव लोग थे इनके विचारों को नहीं हजम कर पाते थे। और बताया जाता है कि इनके विचार उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही लिबरल थे, जो कि आम लोगों में अपनी जगह नहीं बना पाया। ठीक है, आम लोगों में अपनी जगह नहीं बना पाया और हाईली पढ़े लिखे लोगों को ही ये अपने साथ जोड़ पाए, हेनरी विवियन डेरोजियो। और इन्होंने चलाई थी यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, और जो इनके फॉलोअर थे हेनरी विवियन डेरोजियो के, उनको डेरोजियंस कहा जाता था। तो कहाँ से शुरू होती है ये मूवमेंट? हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता। और हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1817 में राजा राममोहन रॉय और डेविड हारे ने की थी। और यंग बंगाल मूवमेंट कब चलती है? 1820 से लगभग 1830 का जो समय है उस समय। कहता है बहिष्कृत हितकारिणी, बहिष्कृत हितकारिणी की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी की स्थापना की थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। कब की थी? इसकी स्थापना इन्होंने 1924 में की थी। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी किन्होंने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। और 1924 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले एक लीडर थे, डिप्रेस्ड क्लासेस के सोशल एक्टिविस्ट थे, महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया। आप देखेंगे कि जो पहला जो स्कूल था गर्ल्स एजुकेशन के लिए, वो भी ज्योतिबा फूले ने ही इसकी स्थापना की थी 1848 में। तो ज्योतिबा फूले एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी वो था सत्यशोधक सभा, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, तो गलत तरीके से मैच है, वो है बी। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी आप जानते हैं, ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो इंडिया के विचारों, इंडिया की फिलॉसफी में विश्वास रखती थी, स्टडी करती थी, रिसर्च करती थी और उनको आगे बढ़ाने पे काम करती थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। किसने की थी? ये की थी मैडम ब्लावेट्स्की। ब्लावेट्स्की एक रशियन महिला थी, मैडम ब्लावेट्स्की। और कर्नल, यूएस के कर्नल थे कर्नल ऑलकॉट। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर शुरुआत की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और एनी बेसेंट भी इनसे जुड़ी हुई थी। ये विदेशी लोगों का एक ग्रुप था, विदेशी लोगों की सोसाइटी थी जो कि भारत को स्टडी करते थे, इंडिया की फिलॉसफी में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो ये भी सही तरीके से मैच है। और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान ने, बिल्कुल 1888 में सर सैयद अहमद खान ने शुरुआत की थी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये सर सैयद अहमद खान ने शुरू की थी ताकि कांग्रेस पार्टी का एक ऑल्टरनेटिव तैयार कर सकें और हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को इससे जोड़ सकें। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। जिस सीक्वेंस में यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, इसी सीक्वेंस में हमें देखना है कि इन लोगों के द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की गई थी। ठीक है, इन लोगों के द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की गई थी? तो गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी। एक बार ऊपर देखते हैं। ठीक है, कहता है प्रार्थना समाज, शुरुआत होती है यहां से और फिर सबसे लास्ट में मिलती है रहनुमाई माज़ेदान सभा। तो पूरे सीक्वेंस को मैच करने से पहले हम क्या करेंगे, समय हमारा बचे पेपर में, तो सबसे पहले पहला नाम देखेंगे। सबसे पहले पहला नाम देखेंगे प्रार्थना समाज। जानते हैं किसने किया? आत्माराम पांडुरंग ने। तो पहली सोसाइटी कौन होनी चाहिए? आत्माराम पांडुरंग
के द्वारा शुरू की गई प्रार्थना समाज, और नाम क्या है, आत्माराम पांडुरंग। तो जहां पर आत्माराम पांडुरंग से शुरुआत होती है उनको देखेंगे, ये ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया। ये ऑप्शन है क्योंकि पहला ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया। अब यहां पर पहला दोनों में है, देखते हैं रहनुमाई माजेदान सभा। तो रहनुमाई माजेदान सभा जो थी दोस्तों, ये शुरू की गई थी 1851 में। 1851 में इसको शुरू किया था रहनुमाई माजेदान सभा को। ये एक पारसी सोशल रिफॉर्म यानी कि पारसी समाज में सुधार की काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसकी शुरुआत की थी फरदोंजी ने, नौरोजी फरदोंजी प्लस दादा भाई नौरोजी प्लस एसएस बंगाली। नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी प्लस एसएस बंगाली, इन तीनों ने मिलकर शुरुआत की थी किसकी, रहनुमाई माजेदान सभा। और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो वीकली न्यूज़पेपर रिलीज किया जाता था वो था रस्त गोफ्तार, तो रस्त गोफ्तार इशू किया जाता था रहनुमाई माजेदान सभा के द्वारा। तो पहला और आखिरी मैच करते हैं। तो अब आखिरी देखेंगे नौरोजी फरदूनजी, तो नौरोजी फरदूनजी यहां पर है, इसमें देखते हैं नौरोजी फरदूनजी, तो यानी कि हमें देखने को मिलता है आखिरी भी सेम है। अब सेकंड मैच कर लेते हैं। तो प्रार्थना समाज के बाद यंग इंडिया, यानी कि जहां पर भी आत्माराम पांडुरंग के बाद हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम आएगा वो ऑप्शन सही होगा। तो इनके बाद मोहनदास आ रहा है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो यंग इंडिया, ओके, तो ये यंग इंडिया है। यंग इंडिया का मतलब यंग इंडिया बात कर रहा है, यंग इंडिया, चलिए ये यंग बंगाल नहीं है, ये बात कर रहा है यंग इंडिया की। तो यंग इंडिया किसने लिखा था, यंग इंडिया लिखा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, यंग इंडिया किसने लिखा था, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा था 1919 में। याद करेंगे महात्मा गांधी ने यंग इंडिया लिखा था। तो प्रार्थना समाज के बाद यंग इंडिया यानी कि प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग के बाद हमें किसका नाम देखना है, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी का नाम आपको यहां पर दिखता है, तो बिल्कुल आत्माराम पांडुरंग के बाद महात्मा गांधी, और यहां पर ज्योतिबा फूले है, तो ये ऑप्शन से बाहर। तो बिल्कुल यंग इंडिया की शुरुआत किसने की थी, महात्मा गांधी ने। लोक हितवाड़ी किनको कहा जाता है, लोक हितवाड़ी कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था लोक हितवाड़ी, गोपाल हरि देशमुख, जो कि लोक हितवाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। जब कोई लेख लिखते थे तो लोक हितवाड़ी के नाम से जाने जाते थे गोपाल हरि देशमुख। और सत्यशोधक समाज की शुरुआत किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख और ज्योतिबा फूले, बिल्कुल यही सीक्वेंस है। हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर इज नोन फॉर हिज प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज में इनमें से कौन से व्यक्ति महारथी थे, किनको जाना जाता है संस्कृत लैंग्वेज के लिए, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ऑल ऑफ दी अबव। तो सही जवाब है ऑल ऑफ दी अबव। सभी लोग संस्कृत के अंदर काफी ज्यादा संस्कृत के लिए माने जाते थे, और संस्कृत के अलावा और भी अलग अलग भाषाओं के लिए जाने जाते थे। और राजा राम मोहन रॉय तो काफी सारी भाषाएं जैसे कि लैटिन, पर्शियन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सभी भाषाओं का ज्ञान रखते थे, बांग्ला, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो खुद ही संस्कृत स्कूल के प्रिंसिपल भी थे। ठीक है, आचार्य रह चुके थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन रॉय, सभी लोग संस्कृत के लिए जाने जाते थे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। कहता है द ब्रह्म समाज सपोर्टेड मोनोथेइज्म, मोनोथेइज्म मतलब एक ही भगवान की पूजा करना है जो निराकार है, सर्वव्यापी है, ये मानना था ब्रह्म समाज का। यानी कि मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे और कहते थे कि ऐसे भगवान की पूजा करनी है जो कि हर जगह है, निराकार है। यानी कि जैसे कि अगर आप देखें वेदों में जिस तरह के भगवान को अज्यूम किया गया है उस तरह के भगवान की, लेकिन वेदों में भी आपको बहुत सारे भगवान मिलेंगे, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं के खिलाफ थे। और उसके अलावा एक ही भगवान जो कि ब्रह्म आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक फिलॉसफी है, वेदों से ही निकलती है, वेदांत से। ब्रह्म को सत्य मानते हैं तो कहते हैं ब्रह्म की पूजा करें, ब्रह्म ही सत्य है, इसलिए नाम है ब्रह्म समाज। ठीक है, तो मोनोथीज्म सिर्फ एक
ही भगवान को मानना है, बिल्कुल सपोर्ट करते थे। आर्य समाज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल आर्य समाज ने एजुकेशन के लिए समर्थन किया, बिल्कुल आर्य समाज के द्वारा आपको स्कूल मिलेंगे, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। तो बिल्कुल रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। तो इसीलिए इसका सही जवाब है 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कहता है द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड विद द इंस्पिरेशन ऑफ, इंडिया में वुमेन मूवमेंट्स खासतौर पर अगर बात करें तो वुमेन एजुकेशन की बात करें अगर, तो कैसे शुरू हुई थी, ठीक है, कैसे शुरू हुई थी, किन की इंस्पिरेशन से शुरू होती है। तो इंडिया में जो वुमेन इंस्पिरेशन, वुमेन एजुकेशन की बात है, यानी कि वुमेन मूवमेंट्स की जो बात है, उसकी इंस्पिरेशन हमें मिलती है ज्योतिबा फूले से, ठीक है। ज्योतिबा फूले सबसे पहले 1848 के अंदर पहला गर्ल्स का स्कूल स्थापित करते हैं, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल स्थापित करते हैं। 1849 में आपको देखने को मिलेगा, 1849 के अंदर गर्ल्स स्कूल से शुरुआत होती है, ठीक है। 1849 से गर्ल्स स्कूल से शुरुआत होती है, किसकी, बेथुने स्कूल की, बेथुने स्कूल की शुरुआत होती है कब, 1849 से। और ये फिर बाद में 1879 में पहला गर्ल्स कॉलेज बन जाता है, गर्ल्स कॉलेज बन जाता है, ठीक है। पहला गर्ल्स कॉलेज बन जाता है बेथुने स्कूल, जिसकी स्थापना की थी किन्होंने, JED बेथुने ने। और उसके बाद 1916 में आप देखेंगे पहली वुमेन यूनिवर्सिटी बनती है, पहली वुमेन यूनिवर्सिटी बनती है, पहली वुमेन यूनिवर्सिटी बनती है SNDT यूनिवर्सिटी पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र में। किनके द्वारा बनती है, DK कार्वे के द्वारा। तो DK कार्वे के द्वारा पहली, धोंदो केशव कार्वे के द्वारा 1916 में पहली यूनिवर्सिटी बनती है। कॉलेज कब बनता है, जो JED बेथुने स्कूल है वही कन्वर्ट हो जाता है पहले वुमेन्स कॉलेज में। और पहला जो गर्ल्स का जो कॉलेज है लड़कियों की शिक्षा के लिए, गर्ल्स कॉलेज की शुरुआत करते हैं ज्योतिबा फूले 1848 में अपनी वाइफ के साथ मिलकर, ठीक है। तो ज्योतिबा फूले से शुरुआत होती है। और उसके अगर सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये 1925 में प्रेसिडेंट थी, 1925 में प्रेसिडेंट बनती हैं किसकी, कांग्रेस की। और कांग्रेस को प्रेजाइड करने वाली, कांग्रेस के अधिवेशन में प्रेसिडेंट की भूमिका निभाने वाली ही पहली भारतीय महिला बनती है, पहली भारतीय महिला बनती है सरोजिनी नायडू, यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिजाइड द कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस जो प्रिजाइड करती हैं, कांग्रेस का सेशन प्रिजाइड करती हैं 1925 में सरोजिनी नायडू। ऑलरेडी जानते हैं 1917 में ऑलरेडी एनी बेसेंट प्रिजाइड कर चुकी होती हैं कांग्रेस को। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एनी बेसेंट रही हैं 1925 में। लेकिन कौन बनती है पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट, वो बनती हैं कौन, सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द सिमिलैरिटी बिटवीन ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज, इन सभी के बीच में क्या सिमिलैरिटी थी, ठीक है। ऑल द थ्री वर नॉट मेड फॉर पॉलिटिकल पर्पस बट ऑल द थ्री हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। क्या तीनों ही जो ये जो सोसाइटीज बनी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, क्या डायरेक्टली पेट्रियट बनाने के लिए, नेशनलिज्म लाने के लिए स्थापित की गई थी, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के रूप में स्थापित की गई थी? बिल्कुल नहीं। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन समाज के अंदर सुधार लाने के लिए, हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से इनको स्थापित किया गया था। बाद में जाके आप देखेंगे नेशनल मूवमेंट में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, लोगों को इंस्पायर करती हैं और पेट्रियोटिज्म में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। और बाकी ऑल द थ्री ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटेड इन बंगाल, क्या तीनों ही बंगाल में ओरिजिनेट हुई हैं? नहीं। अगर इसमें से आर्य समाज देखेंगे तो आर्य समाज बॉम्बे में एस्टैब्लिश होता है, बाद में इसकी एक ब्रांच लाहौर में भी खोल दी जाती है।
द फाउंडर्स ऑफ ऑल थ्री ऑर्गेनाइजेशंस वर एजुकेटेड इन इंग्लिश। क्या सभी इंग्लिश में एजुकेटेड थे? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे ब्रह्म समाज के जो स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय थे, वो तो बहुत सारी भाषाओं को जानते थे। ठीक है, चलिए। द फाउंडर्स ऑफ ऑल द थ्री ऑर्गेनाइजेशन टुक एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्ट नहीं मिलता है, बल्कि समाज सुधार में एक्टिव पार्ट मिलता है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है? ठीक है, कहता है डॉक्टर एनी बेसेंट वॉज अ थियोसोफिस्ट। क्या एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी? बिल्कुल जुड़ी हुई थी, इसीलिए इनको थियोसोफिस्ट भी कहा जाता है। द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी इन मद्रास। ठीक है, बिल्कुल। न्यूयॉर्क में स्थापना होती है, न्यूयॉर्क में स्थापना होती है 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की, थियोसोफिकल सोसाइटी की। लेकिन मद्रास का जो अद्यार है, मद्रास के अद्यार में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। मद्रास के अद्यार में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज। बिल्कुल, 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। गो बैक टू वेदास, और कहते हैं गो बैक टू द वेदास का नारा देते हैं। कहते हैं कि वेद जो है वो अल्टीमेट सत्य है और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन गांधीनगर। गलत। महात्मा गांधी पोरबंदर में पैदा हुए थे। पोरबंदर जो कि एक पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी है, और गांधीनगर आप देखेंगे गुजरात में, गांधीनगर कैपिटल है और काफ़ी ज़्यादा अंदर है गुजरात के अंदर, लगभग 400 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों में मिलता है। तो पोरबंदर में नहीं, गांधी जी पोरबंदर में पैदा हुए थे। ठीक है, गांधी जी पोरबंदर में पैदा हुए थे। कब? 1869 में। और डेट मुझे बताने की आई होप ज़रूरत नहीं होगी। हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ नियो बुद्धिज्म? नियो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? दोस्तों आप जानते हैं कि जो B.R. अम्बेडकर थे, इन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में बुद्धिज्म को अपना लिया था और बुद्धिज्म पर इन्होंने काफ़ी फिलॉसफी स्टडी भी की थी, रिसर्च की थी, और इन्होंने एक नई आइडियोलॉजी दी थी, नए प्रकार का बुद्धिज्म इन्होंने सामने रखा था, जिसको कहा गया था नवयान। आप जानते हैं हीनायन, महायान, वज्रयान। उसी तरह से इन्होंने नई फिलॉसफी दी, नवयान, यानी कि नियो बुद्धिज्म। ठीक है, नवयान नियो बुद्धिज्म की फिलॉसफी कौन देते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कहता है दारुल उलूम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय। दारुल उलूम किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? ठीक है, दारुल उलूम को लखनऊ में 1898 में एस्टैब्लिश किया गया था। लखनऊ में 1898 में एस्टैब्लिश किया गया था। और किन्होंने एस्टैब्लिश किया था? मौलाना शिबली नोमानी ने। मौलाना शिबली नोमानी, नोमानी शब्द याद रखेंगे, मौलाना शिबली नोमानी ने एस्टैब्लिश किया था 1898 में लखनऊ में। क्या? दारुल उलूम। देवबंद मूवमेंट इन यूपी इन विच ईयर वो स्टार्टेड? ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन से सन में देवबंद मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि 1866 में देवबंद मूवमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, देवबंद मूवमेंट स्टार्ट होती है 1866 में यूपी में, और इसको स्थापित करते हैं कासिम अल नानोतवी। कासिम अल नानोतवी इसकी स्थापना करते हैं। साथ में इनके को फाउंडर होते हैं राशिद अहमद गनगोही। राशिद अहमद गनगोही, ये इनके, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं नानोतवी एंड गनगोही ने 1866 में देवबंद मूवमेंट की स्थापना की थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ बंगाल इन 1924? 1924 में तारकेश्वर मूवमेंट जो बंगाल में हुई थी, ये किस चीज़ के विरोध में थी? ठीक है, किस चीज़ के विरोध में थी? तो ये उस समय 1924 के अंदर वहाँ के जो महंत थे, मंदिर के महंत थे, उनके करप्शन के अगेंस्ट शुरू की गई थी तारकेश्वर मूवमेंट। जिस तरह से आप देखेंगे पंजाब में गुरुद्वारा रिफॉर्म्स हुए थे, पंजाब में गुरुद्वारा रिफॉर्म्स हुए थे 1920s का जो समय था, उस समय आप देखेंगे, उस समय जो गुरुद्वारा हैं उनको करप्ट महंत के चंगुल से छुड़ाने के लिए गुरुद्वारा रिफॉर्म्स उस समय किए गए थे। 1920s के समय पर मूवमेंट चली थी,
उसी तरह से आप देखेंगे 1924 में बंगाल में करप्ट महंत के अगेंस्ट मंदिर में, तारकेश्वर मंदिर में मूवमेंट चली थी बंगाल के अंदर, तारकेश्वर में, ठीक है। और ये मूवमेंट 1924 में हुई थी। कहता है हली मेथड वॉज रिलेटेड टू, हली मेथड आपको कहां पर दिखेगा, ये जो हली मेथड है ये आपको कहां पर दिखेगा, हली पद्धति कहां पर दिखती है, ठीक है। तो गुजरात के बारदोली में हली मेथड जो ये सिस्टम है ये आपको देखने को मिलेगा, और ये जुड़ा हुआ है किस चीज से, बॉन्डेड लेबर से, ठीक है। तो गुजरात के बारदोली में आपको दिखेगा ये सिस्टम, और बॉन्डेड लेबर से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर एक ही पीढ़ी के लोग आने वाले, एक ही पीढ़ी के लोग अपने से ऊपर ऊंची जाति के लोगों के लिए बॉन्डेज लेबर का काम करते हैं। यानी कि इसका मतलब कि अगर कोई ऊंची जाति से आता है तो उसके पास जो बॉन्डेज लेबर का काम कर रहा है, उसकी अगली पीढ़ी भी उनका बॉन्डेज लेबर यानी कि बंधुआ मजदूर का काम करेगी। और ये था हली सिस्टम, कहां पर, बारदोली में, गुजरात में। Who among the following leaders founded the revolutionary organization अभिनव भारत समाज? अभिनव भारत जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो 1899 में अभिनव भारत की स्थापना होती है। कौन करता है? इसकी स्थापना करते हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, ये स्थापना करते हैं 1899 में अभिनव भारत की। और 1904 में, सॉरी, ये 1899 नहीं, 1904 में स्थापना होती है, ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में होती है, और 1899 में ये ऑलरेडी मित्र मेला की स्थापना कर चुके थे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि 1904 में अभिनव भारत की स्थापना होती है और 1899 में मित्र मेला की स्थापना होती है। और दोनों ही चीजें किनके द्वारा एस्टैब्लिश की जाती हैं? वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, ठीक है। और भगत सिंह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करते हैं? तो 1926 में, आपको याद होगा 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा स्थापना, इसकी स्थापना कौन करते हैं? भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह इसकी स्थापना करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 1906 में बरिंद्र कुमार घोष, 1906 में बरिंद्र कुमार घोष स्थापना करते हैं किसकी? युगांतर वीकली की। युगांतर वीकली न्यूज़पेपर होता है, इसकी स्थापना। और ये जो युगांतर है, युगांतर या जुगांतर, ये बाद में चल के एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाती है। युगांतर एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाती है जो कि एक पार्ट होता है, एक इनर सर्कल होता है, एक पार्ट होता है किसका? अनुशीलन समिति का। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, ये सब सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी आजादी के समय पर, ठीक है। तो एक तरह से सीक्रेट सोसाइटी थी, कौन सी? युगांतर, जो कि पार्ट थी अनुशीलन समिति का। और 1906 में युगांतर की स्थापना कौन करते हैं? बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है। चलिए, कहता है द नेम ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838। 1838 में कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, ठीक है। 1838 के अंदर भारत में पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है भारत के अंदर 1838 में, जिसको कहा जाता है जमींदारी एसोसिएशन, जिसको कहा जाता है जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1838 में होती है। कौन करते हैं? भवानी चरण बंदोपाध्याय प्लस द्वारकानाथ टैगोर। याद रखेंगे द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत फेमस, और इनके बेटे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, वही देवेंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने ब्रह्म समाज को चलाया था। और देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटे थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो द्वारकानाथ टैगोर जो थे ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे और दादा थे रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक है। और भवानी चरण बंदोपाध्याय के साथ देवेंद्रनाथ टैगोर थे।
और प्रसन्न कुमार टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और राधाकांत देव, इन सभी ने मिलकर स्थापना की थी 1838 में। किसकी? जमींदारी एसोसिएशन, लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, और भारत की पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती है लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। ठीक है, लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। ठीक है, चलिए। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड एसोसिएशन प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो जाती हैं कब? 1851 के अंदर। तो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मर्ज हो जाती हैं 1851 में, और क्या बनाती हैं? बनाती हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या बनाती हैं? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, तो याद रखेंगे 1851 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी प्लस लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का मर्जर हो जाता है 1851 में और बनती है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड अ पिटीशन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन 1875। 1875 में किसने पिटीशन डाली थी? हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लोअर हाउस में, और ये डिमांड की थी कि इंडिया के लोगों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। यानी कि ब्रिटिश लोग इंडिया में राज कर रहे हैं, तो बिल्कुल जायज बात है कि इनके लिए, इंडिया के लोगों के लिए जो पॉलिसी बनती है वो कहां बनती है? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनती है। तो वहां पर इंडिया के लोग भी, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए, यानी कि इंडिया के भी पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं इंडियंस भी होने चाहिए, और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये बात किसने कही थी? ये जो डिमांड है ये रखी थी पूना सार्वजनिक सभा ने। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में किसने फाउंड की थी? एमजी रानाडे ने। एमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में, जो कि डिमांड कर रही थी कि इंडिया के लोगों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसमें? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उसके अलावा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी 1884 में, जिसकी स्थापना होती है, और इसकी स्थापना करते हैं बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, गोपाल गणेश अगरकर और बाल गंगाधर तिलक शुरुआत करते हैं कब? 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। और इस सोसाइटी का आपको फेमस कॉलेज भी दिखेगा, जो फर्ग्यूसन कॉलेज है महाराष्ट्र में, फर्ग्यूसन कॉलेज मुंबई में, वो आपको देखने को मिलेगा कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से ही निकला हुआ एक कॉलेज है। और इंडियन एसोसिएशन, या फिर कहीं पे आपको दिखा हुआ मिल जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, या तो आपको कहीं पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा लिखा दिखेगा, या फिर सिर्फ द इंडियन एसोसिएशन, या फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, या फिर इंडियन एसोसिएशन। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1876 में इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है, और ये कांग्रेस जो बनती है 1885 में, उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पैन इंडिया, ऑल इंडिया लेवल के कैरेक्टर्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में दिखते हैं, ऑल इंडिया लेवल के, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कांग्रेस से पहले जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, या फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, या फिर इंडियन एसोसिएशन। 1876 में इसकी स्थापना करते हैं कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसकी स्थापना करते हैं। याद रखेंगे इसको 3 नाम से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। ठीक है, कांग्रेस से पहले प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है कब? 1884 में। मद्रास महाजन सभा की शुरुआत होती है 1884 में। पल्लवी राय, इसकी शुरुआत करते हैं पल्लवी राघैया नायडू। ठीक है, पल्लवी
राघैया नायडू, उसके अलावा रामास्वामी मुदालियार और तीसरे व्यक्ति जो होते हैं मद्रास महाजन सभा की स्थापना करने वाले, वो होते हैं आनंद चार्लू। आनंद चार्लू। तो आनंद चार्लू, नायडू और मुदालियार, ये तीन लोग मिलके स्थापना करते हैं 1884 में मद्रास महाजन सभा की। ये सभी प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए काम कर रही थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा भी कहा जाता है, या फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, या फिर सिर्फ इंडियन एसोसिएशन। 1876 में स्थापना होती है। कौन करते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस। तो वही जो डिमांड्स थी कि भाई इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, इंडिया की जो सिविल सर्विसेज हैं उसके अंदर इंडियन लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, एज जो है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1878 आते आते लगभग जो एज थी वो 21 साल से घटा के कर दी थी 19 साल। यानी कि 19 साल से अगर ज़्यादा के आप हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम एज उन्होंने 19 साल कर दी थी। एज बढ़ाना, इन सभी चीज़ों के लिए पुश करते थे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, और सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। और ए.ओ. ह्यूम जुड़े हुए किससे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। 1885 में शुरुआत होती है कांग्रेस की। इन विच ईयर वॉज सुरेंद्र नाथ बनर्जी रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज? इंडियन सिविल सर्विसेज से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कब रिमूव कर दिया गया था? ठीक है दोस्तों, 1863 के अंदर सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि भाई थे किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 के अंदर पहले ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो कि एग्जाम निकालते हैं, कौन सा? सिविल सर्विसेज का, इंपीरियल सिविल सर्विसेज ICS का एग्जाम निकालते हैं। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले इंडियन बनते हैं। इसके बाद जो सेकंड इंडियन बनते हैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालने वाले व्यक्ति, वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इन्होंने ज्वाइन की सर्विस, और इनसे एक छोटी सी मिस्टेक होती है, एक इनसे गलती होती है, उसके बाद इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। और कौन से सन में निकाला जाता है? तो 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, जो कि दूसरे ऐसे व्यक्ति थे सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालने वाले, इनको जॉब से निकाल दिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज बाय द ब्रिटिश? ब्रिटिश लोगों ने किन को सर्विसेज से, इंडियन सिविल सर्विसेज से निकाला था? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अभी जैसे कि ऑलरेडी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नेम द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी विच मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886। ठीक है, तो 1886 में मर्ज हो गई थी कौन सी? जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, या फिर जिसको कहें हम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, या फिर इंडियन एसोसिएशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी 1876 में बनी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाई गई थी। जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो जाती है कांग्रेस के अंदर। ठीक है, तो कौन सी है? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। और अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसी का आपको नाम देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1866 में दादा भाई नौरोजी स्थापना करते हैं किसकी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। कहाँ पर? लंदन के अंदर। लंदन में स्थापना करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। कौन? दादा भाई नौरोजी 1866 में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म? इनमें से कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्होंने पहली बार पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए थे? ठीक है, पहली बार पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपको देखने को मिलेगा राजा राममोहन रॉय जो थे, इन्होंने 1826 के अंदर एक ज्यूरी एक्ट आया था,
एक ब्रिटिश लोग एक ज्यूरी एक्ट लेकर आए थे। इस ज्यूरी एक्ट का मतलब यह था कि कोई भी यूरोपियन या फिर इंडियन क्रिश्चियन जज क्या कर सकता है, किसी भी हिंदू या फिर मुस्लिम ने अगर अपराध किया है, तो अगर कोई हिंदू और या फिर मुस्लिम अपराध करते हैं तो उनकी सुनवाई कौन कर सकता है, या तो यूरोपियन जज कर सकता है या फिर इंडियन क्रिश्चियन जज कर सकता है। लेकिन अगर कोई यूरोपियन या फिर इंडियन क्रिश्चियन व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उनकी सुनवाई कोई हिंदू या फिर मुस्लिम जज नहीं कर सकता। तो एक तरह से रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने वाला बिल था ज्यूरी एक्ट, और इसका विरोध किया था किन्होंने, राजा राममोहन रॉय ने। तो ये एक तरह से क्या था, एक तरह से ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। और आप जानते हैं समाज सुधारने के लिए प्रोटेस्ट तो इन्होंने किए ही थे। जैसे आप देखते हैं कि सती प्रथा के अगेंस्ट एक्ट लेकर आए थे, ठीक है, विलियम बेंटिक 1829 के अंदर। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन को हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो बॉम्बे एसोसिएशन बनी थी 1852 में। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा और नौरोजी फरदून जी के द्वारा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदून जी के द्वारा 1852 में बनती है बॉम्बे एसोसिएशन। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनती है, ऑलरेडी जानते हैं मुदालियार थे उसके अंदर, ठीक है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं, ठीक है, और भी दो लोग थे तो देख लेंगे। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है। इंडियन एसोसिएशन बनती है 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और इंडियन लीग की स्थापना होती है 1875 में। किनके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापना होती है किसकी? इंडियन लीग की। तो अगर यहां पर क्रोनोलॉजी देखेंगे तो सबसे पहले आता है 1, उसके बाद 1 के बाद आता है 4, फिर आता है 3, फिर आता है 2। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 डी। तो डी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो कि 1885 में एस्टैब्लिश हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो 1885 में एस्टैब्लिश हुई थी, इसके आपको फाउंडर कौन से दिखेंगे, ठीक है। तो 1885 के अंदर आप देखेंगे 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है। और इसको जो फाउंडिंग मेंबर जो इसके होते हैं वो होते हैं फिरोज शाह मेहता प्लस केटी तेलांग और साथ में बदरुद्दीन तैयब जी इसके फाउंडर होते हैं। तो 3 लोग इनके फाउंडर थे। देखते हैं तीनों में से किसके नाम है। बिल्कुल फिरोज शाह मेहता थे और इसलिए इसका सही जवाब है ए, ठीक है। और बाकी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता जो थे इसमें से मिलते हैं कौन से? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के स्थापित करने वाले व्यक्ति थे। कहता है हु फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। फिर से वही क्वेश्चन है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में क्या फिरोज शाह मेहता थे? बिल्कुल थे। क्या केटी तेलांग थे? बिल्कुल थे। क्या डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे? बिल्कुल नहीं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे? बिल्कुल थे। तो क्या एक से ज्यादा आंसर है? बिल्कुल। तो मोर देन अबव इसका सही जवाब है, ठीक है। मोर देन अबव इसका सही जवाब है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए इंस्टा पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल, और साथ ही में कोई भी डाउट हो तो मेल भी कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।